बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाशिंगटन से ताल्लुक़ रखने वाली अमरीकी फ़र्म को हायर करती है। इस फ़र्म का नाम है फेंटन या आर्लुक इसका नाम है, और इसने करना क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉजिटिव बिल्डिंग करनी है अमेरिका में। और ये मुआहिदा 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने के $25,000 एडवांस में दे दिए जाते हैं। जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, ये एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके इंटरव्यूज़ कॉलम की शक्ल में छापने हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की या एक्टिविस्ट की, वो जो काम करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन अमरीकी सहाफ़ियों को देनी है और ब्रॉडकास्ट वो करेगी इन इंटरव्यूज़ को, उनके बयानात को। और इसके अलावा सोशल मीडिया में भी मावनत देगी। अब ये बात कुछ गलत नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपने किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। लेकिन मामला कहाँ ख़राब होता है, वो ये बात सामने आती है कि जब इमरान खान साहब बयानियाँ देते हैं गैर मुल्की साजिश का आवाम में, और आवाम को कहते हैं कि कोई गैर मुल्क जिसको अमेरिका का नाम दिया गया कि अमेरिका जो है वो साजिश कर रहा है उनकी शख्सियत के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ और उनको सीट से हटाने के लिए, ये बयानियाँ आवाम में ख़ासा मकबूल होता है। लेकिन बात ये होती है कि ख़ुद अपना रिलेशन उस मुल्क के साथ ठीक करवाने के लिए PR फर्म को हायर कर लिया जाता है। तो ये इसी सिलसिले की कड़ी होगा हमारा आज का सवाल, जो कि इस तरह से है: एंटी अमेरिका बयानिए पर सियासत करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमरीकी PR कंपनी से मुआहिदा इमरान खान का एक और यू टर्न है या नहीं। आज के हमारे एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने, जबकि शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर ही। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं आगा इकरार हारून साहब, खुशामदीद कहते हैं हम आपको। जबकि लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब और सज्जाद अनवर साहब। सबसे पहले हम चलते हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब की जानिब। मुर्तज़ा साहब, आपने ये देखा कि कुछ मुआहिदा उसके ऊपर दस्तखत भी हैं, और किसके हैं ये ज़रा आप तफसील से भी बयान करिए और बताइएगा कि इस सवाल के लिए आप ऑप्शन कौन सी लेंगे, हाँ या ना की। देखें, वो तो बहुत पहले कह चुके थे कि यू टर्न लेना जो है वो अजीम रहनुमाओं की निशानी, और मौसूफ खुद अपने आप को एक अजीम रहनुमा समझते हैं। तो इसलिए जो है वो यू टर्न लेना के लिए कोई मौयूब सी बात नहीं है। यकीनन ये उनका एक यू टर्न है, लेकिन ये उनकी रिवायत है। अब बात यह है कि जो पिछले 4 माह गुजरे हैं उसमें उन्होंने, जब से उनकी बरतरफी हुई है आईनी तरीके से पार्लिमान से, तो उन्होंने उसको पहले कहा कि ये अमेरिकी साजिश है, फिर उसको साइफर से जोड़ा, फिर डेविड लू की तरफ गए जो अमेरिका के हैं डिप्टी सेक्रेटरी, उनके साथ जोड़ा। तो मुसलसल वो हर जलसे, हर तकरीर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही बयानियां लेते रहे हैं कि जी अमेरिका ने साजिश करके यहाँ मकामी हैंडलर्स के साथ मेरी हुकूमत गिराई है। लेकिन ये जो साहब हैं जिनके साथ इन्होंने, डेविड फेंटन जो कि इस लॉबिंग फर्म के मालिक हैं, इनके साथ इनके पुराने ताल्लुकात। सही। और एक साहब है सज्जाद बरकी जो कि टेक्सास में होते हैं, वो पहले इनके थ्रू इनके साथ काफ़ी इनकी खिदमात वो हासिल कर चुके हैं माजी में भी। सही। तो ये आप उस वक्त करते हैं जब आपकी हुकूमत जो है उसको कोई ख़तरात हों, या आप अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी हुकूमत है उसके जो अहम इदारे हैं, वाइट हाउस है, मीडिया है, वहाँ के थिंक टैंक्स हैं, वहाँ जो ऐवान नुमाइंदगान सेनेट, वहाँ पर आप कोई असर व नफूज़ हासिल करना चाहते हो तो उस वक्त आप ये काम करते हैं। तो एक ऐसी जमात जिसका अपने मुल्क में बयानिया ये है कि इन्होंने हमारे मुल्क को गुलाम बनाया है और हमारी हुकूमत गिराई है, तो जाहिर है कि जितने भी समझदार लोग हैं वो समझ सकते हैं कि दर हकीकत जो कुछ यहाँ कह रहे हैं उसके बिल्कुल उलट है। तो ये बात जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आती है। और इसको अगर आप जोड़ें जो हालिया इनके इक़दाम हैं, जो एक 25 मिनट की कॉल की जो रिपोर्ट आई कि इन्होंने अमेरिकी सफ़ीर से की, और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो वज़राए आला हैं उनके साथ जो इनकी टींगें थी, जो
पेशावर में जो अमेरिकी सफीर और उनके डेलीगेशन को बुलाया गया। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप जोड़ें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि खान साहब जो है वो कहते कुछ हैं और करते बिल्कुल उसके उलट। ठीक है। अच्छा शरीला साहिबा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर हम देखें तो फ्रेंडली रिलेशन का जो नुक्ता है वो सामने आता है ऐसे ममालिक के साथ जो कि सुपर पावर हैं और जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी मावनत साबित देते हैं पाकिस्तान को, लेकिन फिर जब उन्हीं ममालिक के साथ इस तरह के बयानियाँ सामने आए तो फिर रिलेशन कैसे इफेक्ट होता है ये भी बताइएगा। लेकिन अवाम के लिए गैर मुल्की साजिश का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपने लिए दोस्ती का हाथ, तो ये इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगी? देखिए, जो अमेरिका है एक सुपर पावर है, उसके साथ रिलेशंस हमारे बड़े पुराने हैं। और जो इस हुकूमत थी, इनके ताल्लुकात उनके साथ इस वजह से भी खराब हुए थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी तो पाकिस्तान एम्बेसी ने वहां पर उनकी कैंपेन में उनकी हेल्प की थी, यानी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हामी थे। तो जिसकी वजह से जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई तो वो पाकिस्तान इस हुकूमत के साथ इनका रवैया इतना अच्छा नहीं था। और हमने देखा भी था कि पाकिस्तान के सफीर ने वहां पे बहुत कोशिश की थी कि बाइडेन जो है वो इमरान आपको कॉल कर ले या उनकी कॉल अटेंड कर ले, लेकिन वो नहीं हुआ। ये जो अमेरिकी साजिश का जो बयानिया था, ये बयानिया जो था वो इसलिए लिया गया था कि इमरान खान की हुकूमत जो थी उसको नजर आ रहा था कि अब हम एक आईनी प्रोसेस के जरिए इक़्तिदार से चले जाएंगे। सही। और उनके पास अवाम में जाने के लिए कुछ और नहीं था, क्योंकि वो एक नाकाम हुकूमत करके जा रहे थे। महंगाई अपने अरूज के ऊपर थी, डॉलर की कीमत कहाँ पे पहुंच चुकी थी, अवाम पिसी हुई थी उनसे और मुतनफर थी इनसे। तो जब ये साइफर का मामला इनकी कैबिनेट के अंदर आया तो श्री मजारी साहबा ने कहा कि देखें, हमें अवाम में जाने के लिए एक मवाद मिल गया है। तो इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। लेकिन यू टर्न लेना किसी भी चीज से इमरान खान साहब के लिए कोई नई बात नहीं थी। आप ये देखें कि वो अब जिस कौम वो निकले थे और हमें अमेरिका की गुलामी से निजात दिलाना चाहते थे और आजादी की एक मुहिम चला रहे थे, और अब खुद उसी से वो मुनकर हो रहे हैं। अब ये जो फर्म इन्होंने हायर की है फैंटन, पहले तो देखना ये चाहिए कि जो $25,000 पर मंथ आप उनको देंगे, 6 महीने $25,000 दे कौन रहा है? जी ठीक है जी। वो ये भी इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन देगा। फिर आपको क्यों जरूरत पड़ी एक लॉबिंग फर्म की? वहां पे आपने क्यों अपनी पीआर वहां पे अच्छी करनी, जबकि इलेक्शन तो आप इस मुल्क के अंदर लड़ते हैं। अब आपने जो डेविड फेंटन है, कभी आप उसकी जाके हिस्ट्री देखें, वो नो न्यूक्स तहरीक का बानी था। यानी उसका कहना ये था कि जो आप सुपर पावर्स हैं उसके अलावा जो भी मुल्क है उनके पास जो भी न्यूक्लियर असासे हैं उनको अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। ठीक है, ये उस तहरीक के बानी बंदे की ये कंपनी है जिनको इन्होंने हायर किया है अपने रिलेशन अमेरिका में अच्छे बनाने के लिए। और उसकी जरूरत क्यों पड़ी इनको? फिर आप अमेरिकी सफीर के साथ 25 मिनट की आपकी जो वीडियो कॉल हुई है, तो इमरान खान साहब का मसला सिर्फ ये था कि इनको अपना एक सियासी बयानिया चाहिए था। मैं बयानिया भी नहीं इसको कहती, मैं तो इसको पॉलिटिकल स्टंट कहती हूँ। उसके पीछे इन्होंने अपनी कल्ट जो फॉलोइंग थी उनको लगा दिया। लेकिन चूंकि इमरान खान को आदत है और उनको पता है कि मैं जो भी यूटर्न लेता हूँ मेरे फॉलोअर्स उसका फिर दिफा करने लग जाते हैं, इसलिए उनको पता, इसलिए उनको कोई से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये वही इमरान खान साहब है ना जो कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आईएमएफ के पास फिर गए, हमने देखा भी। और उनकी जो एमडी थी उससे ये वजीर आजम होते हुए खुद मुलाकात के लिए गए थे कि हमें कर्जा दिया जाए। तो मेरे ख्याल में तो इन्वेस्टिगेशन उस फंड की जरूर होनी चाहिए और कि जो $25,000 उनको दे कौन रहा है और इनको जरूरत क्यों पड़ी। फिर डोनाल्ड लूक के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए इमरान खान साहब ने बहुत दफा राब्ता किया, लेकिन उनको डोनाल्ड लूक की तरफ से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला था। ठीक है, तो शायद ये समझ रहे हैं कि चूंकि हम फिर इक़्तिदार में आ सकते हैं और अमेरिका एक सुपर पावर है और उसके साथ ताल्लुकात अच्छे होना जरूरी है, तो इस वजह से इन्होंने ये लॉबिंग फर्म हायर की होगी। क्योंकि अवाम को जितना उन्होंने बेवकूफ बनाना था बना ले, लेकिन ये बात याद रखें कि इमरान खान ने खुद कुछ दिन पहले ये बात की थी कि आप ज्यादा देर तक किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकते। तो यही हिसाब उनके फॉलोअर के साथ भी मेरा ख्याल में इमरान खान अब था, अब उनको ज्यादा देर तक बेवकूफ बना नहीं सकते। ठीक है शकीला साहिबा, आपका जवाब मौसूल हो चुका है। इकरार साहब, खत की भी बात होती है और फिर वो सहाफ़ियों को दिखाना और भी बताना कि ये खत जो है वो इसकी वजह से सीट गई है। ये भी आप बयान करिएगा कि वो भी जिस मुल्क के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ से आया है, उसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना, आप क्या अपनी माहिराना राय देंगे? देखिए, पहले वो क्लियर कर दूं, वो पहले खत कहते थे, फिर डिमार्चे हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये डिमार्चे अमेरिका की तरफ से आया है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये डिमार्चे हमारे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने हमें भेजा है। वो तो एक तफसील बहुत डिटेल बात है। अच्छा, जब ये पिछले आप समझे कि
ऑलमोस्ट 15 दिनों से ये डेवलपमेंट्स हो रही थी जी जी। और ये डेवलपमेंट्स को मैं लिंक अप ये तब से शुरू हुई थी जब प्रेसिडेंट साहब ने क्रेडेंशियल एक्सेप्ट कर लिए थे नए उसके एम्बेसडर के। सही। कुछ देर रोके थे उसके बाद से एक डेवलपमेंट का एक सीरीज आ रही है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा कि ये तो इसका तो सारा का सारा नैरेटिव बिल्ड हुआ है वो एंटी अमेरिका हुआ है, तो एकदम ये डेवलपमेंट्स क्यों हो रही हैं? सही सही। तो फिर मैंने जो अपना रिपोर्टर की आदत होती है कि वो अपने इन्वेस्टिगेट करता है चीज़ों को, मेरे पास एक ज़रा डिफरेंट सी स्टोरी है। ठीक। मेरे पास स्टोरी ये है कि टाइम बहुत कम रह गया है इमरान खान के लिए। आरिफ नकवी वाला जो केस है अपराज वाला, सही सही सही, वो तो खुलने जा रहा है मैक्सिमम नवंबर में। ठीक। और उस केस में चाहे लाख ये कहें कि हमें पहले फंडिंग मिली थी, बाद में ये अपना पता चला कि ये इसके ऊपर क्या चार्जेस हैं, वो उसमें किसी हद तक ये बच पाते थे। ठीक। अब रिसेंटली आउट ऑफ पैनिक जी। इन्होंने एक और भी स्टेटमेंट दे दी कि जी उसको अपना जस्टिफाई करने की कोशिश की, उसे इनोसेंट करार देने की कोशिश की। उसका तल्लक जो है वो अपना एक पहले केस हुआ हुआ है, अपना एक बहुत बड़े मुसलमान थे, उनको एक उनका बहुत बड़ा बैंक था जो कोलैप्स हुआ था, उसके साथ मिलाने की भी कोशिश की। सही। ये सारी चीजें बहुत सीरियस हो चुकी हुई हैं। अब ये उनका ये कहना कि ओके तब फंडिंग मिली, हमें नहीं पता था अपराज फर्म की क्या स्टेटस है, लेकिन आज उसको जस्टिफाई करना वो अब ये इनसे ये जस्टिफाई कर नहीं पाएंगे, हैंडल नहीं हो रहा जी। अच्छा। ये वही फर्म है, मैं अगर गलत नहीं हूं, ये वही फर्म है जिसको काम दिया गया था, ठेका दिया गया था फॉरेन ऑफिस की तरफ से जब इमरान खान हुकूमत में थे। ठीक ठीक। और जैसे कि सोलंकी साहब ने कहा, इस फर्म का काफी देर से खान का और उसके दोस्तों के साथ तल्लक है। ठीक है। ये अब इनके पास देखें, सब टाइम होता है कि आपके पास ऑप्शंस कम हो जाती है। एक ऑप्शन ये है कि उस नैरेटिव को कंटिन्यू रखना एंटी अमेरिका को, सही। और एक है कि जो कुछ होने जा रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ स्पेस अपनी पैदा कर लेना अमेरिकन सिस्टम के अंदर। सही। तो इमरान खान ने वो किया है। सही। और जहां तक बात है कि एंटी अमेरिकन जो मेरे खिलाफ एक साजिश की गई थी, जी। वो उनका बयानिया वहां पे ही रहेगा। सही। वो नहीं वो छेड़ेंगे उस बयानिया को। सही सही। ये एक और डेवलपमेंट है। तो फिर काम बन जाएगा, बयानिया भी वो रखना है और साथ में वहां पे लॉबिंग भी करनी है, मकसद हासिल होगा। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अब मैंने आपको पहले कहा है कि इमरान खान के लिए ऑप्शंस और वक्त बहुत कम रह गया। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल है अब कुछ होगा। ठीक है, अब कुछ होगा, क्योंकि इनको बहरहाल, अच्छा एक कुछ लोग कहते हैं, मैं इसके बारे में वल्लाह आलम बिल सवाब मैं अभी कुछ बात नहीं कर सकता हूं, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है जो हमारे पुराने जर्नलिस्ट जो अमेरिका में रह रहे हैं, जी जी। बहुत बड़े बड़े नाम है, और एक तो बहुत बड़ा नाम है, वो सोलंकी साहब भी जानते होंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ठीक है। वो कह रहे हैं कुछ और केसेस भी हैं। ठीक है, ये सिर्फ नहीं है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ और केसेस भी है, ठीक है, जो कि नवंबर दिसंबर में खुलने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको एक लॉबी फर्म पहले उन्होंने हायर की है उसको मिटिगेट करने के लिए। ठीक हो गया। आदम साहब, हम ये देखते हैं कि केपीके के और पंजाब के वज़राए आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अमरीकी लोगों से ताल्लुकात भी रखते हैं, और साथ में फिर बयानिया भी दिया जाता है, और फिर ये भी कहा जाता है कि फर्म भी हायर कर ली जाए और दोस्ताना ताल्लुकात भी कर ली जाए। तो ये क्या खिचड़ी है, और आप इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे? देखें, जो लॉबिंग फर्म है वो मैं समझता हूँ कि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। माजी के अंदर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हायर करते रहे हैं। अब देखें ना, सऊदी अरब ने भी हायर की, कतर ने हायर की, स्टेट्स भी हायर करती हैं, पॉलिटिशियंस भी हायर करते हैं। जी, जी। इन्होंने अगर हायर किया उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें जो असल पॉइंट है वो यही है जो आपने पहले डिस्कस किया है, जी हाँ, कि अमेरिका के खिलाफ बयानिया में अमेरिकन फर्म को हायर करना। जी। अब देखें, जहाँ तक बयानिया की बात थी, पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका मुखालफ बयानिया वो सियासत में बहुत जल्दी बिकता है। जिसने भी इसको बेचने की, आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो हमारी यहाँ पे मजहबी जमातें और तंजीमें अमेरिका के खिलाफ बयानिया बेचा करती थी। वही बयानिया पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने बेचा और बिका भी। हमने रिजल्ट देखे, ये ज़िमनी इंतखाबात के बयानिया इनका बिक गया। लेकिन ये बयानिया ना तो मुश्किल होते हैं और ना इनकी कोई म्याद है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। सियासी बयानिया या ख़त्म हो जाते हैं या बदल जाते हैं। खान साहब के साथ भी है, कुछ ऐसा ही है। अब वो अमेरिका मुखालफ जो बयानिया था वो दम तोड़ रहा था, वो ख़त्म हो गया था।
अब उन्होंने अपने लिए लॉबिंग करने के लिए अमेरिकी फर्म हायर की। हाँ, यहाँ पे खान साहब को या तो किसी और मुल्क की जाके फर्म हायर कर लेते, कम से कम वो एक बात उन पे ना आती कि आप अमेरिका के खिलाफ बयानियां लेके चले थे, उसी पे सियासत कर रहे थे और उसी मुल्क की फर्म से आप अपनी लॉबिंग के लिए मदद मांग रहे हैं। दूसरी बात है ये देखें, जो वुज़रा आला के साथ उनकी जो मुलाकातें हैं अमेरिकन एम्बेसडर्स की, अगर वाकई इसमें हकीकत होती है उस बयानिए के अंदर और आप उस पर खड़े होते तो फिर तो असूली तौर पर आपके दोनों वुज़रा आला की मीटिंग्स का कोई जवाज नहीं था। लेकिन जो हकीकत है कि देखिए अमेरिका एक सुपर पावर है और हम इस वक्त किसी भी सूरत में, इस वक्त क्या माजी में भी हम चले, हम किसी भी सूरत अपने तलकात खराब करना अफोर्ड नहीं करते। जी जी। अभी हम IMF में गए हैं, IMF के लिए हमें इस हद तक जाना पड़ा कि हमारे आर्मी चीफ उन्होंने आगे बढ़कर उन्होंने अमेरिका से बात की, उन्होंने कहा जी अपना रोल प्ले करें। और हमें नजर भी आया IMF ने इस दफा जो देखें इंटेंट लेटर आ रहा है, हमें रिलीज होने जा रहा है, देखिए आप उसकी जो हकीकत है उसको आप कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। लिहाजा खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर जिस तरह उनको फॉरेन अफेयर्स चलाने चाहिए थे वो उस तरह नहीं चला पाए। आपने मुल्कों के साथ जो दोस्त मालिक थे उनसे तलकात खराब किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा सेक्रीफाई करना पड़ा। और अब ये हुकूमत उन तलकात को बहाल करने जा रही है, एफर्ट कर रही है। आप देखिए हमारे वजीर आज़म, हमारे वजीर खारजा और हमारे वजीर फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने सरतोड़ कोशिशें की, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए, दोस्त ममालिक के साथ साथ उन ममालिक में गए और उनसे मदद मांगी जहां से हमें कोई उम्मीद थी। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि खान साहब ने अपने बयानिए की नफी की है ये अमेरिकन फर्म हायर करके। ठीक है सुजात साहब, एक तो हमें हमारे फैमिली फ्रेंड्स एक आंख नहीं भाते और हम ये भी चाहते हैं कि रात का खाना वो करे और हमारी दावत करें, तो आप इस मिसाल को कैसे लेंगे और सवाल का जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे? यकीनन इस सवाल का जवाब तो हाँ में ही है, लेकिन आप ये देखें ना कि इमरान खान किस इमरान खान की बात करती हैं? वो इमरान खान जो कहता था कि चौधरी डाकू हैं, आज उनका पंजाब में वजीर आला चौधरी परवेज़ इलाही है। जब नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ आ रही थी तो मलिक रियाज की वो ऑडियो जो है सब ने सुनी कि वो जरदारी साहब को मैसेज दे रहा था कि जरदारी साहब आप मेरे साथ मिल जाएं, लेकिन पॉलिटिकली वो कह रहा था कि जरदारी साहब और शरीफ फैमिली दोनों चोर हैं। अच्छा, फिर अमेरिका को वो कह रहा है जी कि अमेरिका ने कोई फंडिंग की है इन लोगों को बुला के और मेरा तख्ता उल्टाया है, जो इनका कहना है। और कुछ हैंडलर्स थे और कुछ ऐसे लोग थे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट में जिन्होंने मेरे खिलाफ किया। बराह रास्त वो बाजवा साहब को कहते हैं। जी जी। क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खट्टक साहब जो हैं उनके परवेज़ खट्टक, उनकी गुफ्तगू चल नहीं रही बैकग्राउंड में? इसी तरह वो उनका बयानिया अमेरिका के ख़िलाफ़ है। तो जब उनके दोस्तों ने उनको बताया होगा कि ये जो हम हर जगह पे एंटी अमेरिकन स्लोगन उठाते हैं, इसके नतीजे में अगर कल को लोगों ने यहाँ से हमें वोट दे दिया और हम पावर में आ गए तो अमेरिका के साथ कुछ मरम पट्टी कर लेनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने एक फ़र्म जो है उसको वो हायर कर लिया और उसके लिए तो बेसिकली इस बंदे का कोई नज़रिया, कोई सोच, कोई सियासत नहीं है। वो ये है कि मुझे चोर दरवाजे से ले आओ, सीधे दरवाजे से ले आओ, ऊपर से टपका दो, नीचे से ऊपर कुर्सी पे बैठा दो, बस मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए। वो जो एथिक्स हैं, अखलाकियात है, नज़रिया है, सोच है, वो सारी कहने की बातें हैं। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ चूंकि वो कल्ट हैं तो वो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको ये सारी गुफ्तगू जब उनसे की जाती है तो वो फिर भी इसका कोई ना कोई और कोई हल निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ये एक मुस्तकिल दर्द सर हैं पाकिस्तान की सियासत के लिए इमरान खान साहब, जो आइंदा भी आप उनके इसी तरह के इक़दाम पे प्रोग्राम करती रहेंगी। सही। लेकिन वो चिकने घड़े की तरह है, उनके ऊपर से सैलाब भी गुजर जाएगा तो ये घड़ा टूटने वाला फौरी तौर पे नहीं है। ठीक है। ता वक्ते के इसका जो इसको बनाने वाला कूजागर है वो इससे कोई बड़ा चिकना घड़ा बना दे और इसकी अफादियत ख़त्म हो जाए। ठीक है, तमाम एक्सपर्ट्स ने अपने जवाब दे दिए हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी लॉबिंग फर्म को हायर करना बुरी बात नहीं, लेकिन अवाम में गैर मुल्की साजिश का बयानिया फैलाने के बाद फर्म को हायर करना, हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं इस पर ज़रा एतराज़ उठ सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम बाखबर में छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान अपनी डायमंड जुबली मना रहा है। ये छोटी बात नहीं है। आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। गली गली कूचे कूचे में सब्ज हिलाली परचम लहराया जा रहा है और हर दिल जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो पाकिस्तान का नारा और झंडा बुलंद कर रहा है। लेकिन ऐसे में ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानियत को और पाकिस्तान को पसे पुष्ट डालते हुए अपना सियासी एजेंडा आगे लेके जाना, वो भी उस दिन जिस दिन हमें सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी चाहिए और कौमियत की बात करनी चाहिए और तमाम फिरकों को पाकिस्तान में जो रह रहे हैं और तमाम मज़ाहिब को जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी आज़ादी की बात करनी चाहिए, उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये आज का सवाल होगा वो कुछ इस तरह से है कि आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी जलसा अवाम को तकसीम करने की क्या एक और साजिश है या नहीं? मुतरस तंगी साहब, आपके इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे या ना में? देखें, जवाब तो हाँ में है, लेकिन ये आज की सिर्फ बात नहीं है। मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर और भी सीनियर दोस्त बैठे हैं। आप याद करें कि 14 अगस्त 2014 को जब पाकिस्तान का यौम आज़ादी था तो उसी मौके पर इमरान खान ताहिर अल कादरी जो है कैनेडियन, उनके साथ मिलकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और वो जो 126 दिन का धरना है वो इसी तरह से शुरू हुआ। उनको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। उन्होंने उस यौम आज़ादी को इस्तेमाल किया मुल्क की जो आईनी हुकूमत थी उसको गिराने के लिए और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ उनको ख़राब करने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट शी CPEC का इफ्तिताह करने के लिए आने वाले थे। और ये बात अब साबित हो चुकी है, खुद ताहिर अल कादरी कह चुके हैं कि किस तरह से जून 2014 में खुफिया तौर पर लंदन में वो मिले इमरान खान से और उसमें चौधरी भी शामिल थे कि किस तरीके से इस हुकूमत को गिराया जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तसलसल है इमरान खान की उन पॉलिसियों का। और आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जब वो जलसा करने वाले हैं, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं आज के डिजिटल मीडिया में उनको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के झंडे उतार कर PTI के झंडे लाहौर में लगाए गए हैं और वो भी सरकारी मशीनरी से। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? ये उसी वक्त होता है जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा करता है तो पहले उस मुल्क का झंडा उतारता है और जो फातहीन है वो अपना झंडा लगाते हैं। तो अब ये पाकिस्तान के अवाम को पूछना चाहिए इमरान खान से और उनकी जमात से कि क्या आपने पाकिस्तान फतह किया है आज या पाकिस्तान पहले से आज़ाद है? सही, ठीक है। शनाया साहिबा, अगस्त का महीना यकजहती का महीना है, लेकिन यकजहती नजर नहीं आ रही है। सियासी जमात अपने एजेंडे के ऊपर एक जलसा कर रही है। सवाल बताइएगा कि अवाम को तकसीम करने की एक और कोशिश है या नहीं? हाँ में जवाब या ना में? मदीहा, ये पहली दफा नहीं हो रहा और इमरान खान की जो सियासत है उसकी बुनियाद ही यही है। देखिए, इमरान खान एक प्रोपेगेंडिस्ट, फाशिस्ट और पॉपुलिस्ट लीडर है और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये नजरिया दे दिया है कि मैं हूँ तो पाकिस्तान कायम है, मैं हूं तो पाकिस्तान सलामत है, मैं हूं तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, मैं हूं तो पाकिस्तान के असासे जो है वो महफूज है, मैं हूं तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, मैं हूं तो पाकिस्तान आजाद होगा, मैं पाकिस्तान को गुलामी से निकालूंगा। मतलब उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान को लाज़िम मलज़ूम कर लिया है। यानी पहले जब वो कहते होते थे कि आप लोगों को कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या पाकिस्तान अगर तरक्की नहीं कर रहा तो उसकी वजह नवाज शरीफ और जरदारी है, लेकिन अब वो कहता है कि नहीं, पाकिस्तान में अगर कोई भी मसला है, कोई कुछ भी हो रहा है तो वो इस जो मेरे खिलाफ है उसकी वजह से हो रहा है। यानी कि जो इदारा मेरे खिलाफ होगा वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, जो सहाफी मेरे पे तनकीद करेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो सियासतदान मेरे खिलाफ होगा पाकिस्तान के खिलाफ है, जो शहरी मेरे खिलाफ होगा वो पाकिस्तान के खिलाफ है। यानी कि उन्होंने अपने इस तरह नजरिया जो है अपना वो बिल्ड कर दिया हुआ है और इस वजह से उन्होंने अपने आप को एक ऐसी मकाम पे पहुंचा दी जहां पे उनको लगता है कि सब नीचे बोने हैं और मैं सबसे अजीम शख्सियत हूँ। तो और उनका ये नजरिया है कि जो मेरे साथ है वो आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। जैसे अमेरिका ने जो मुशर्रफ को कॉल करके कहा था अफगानिस्तान के ऊपर करने के लिए, ये हमारे साथ होंगे या हमारे खिलाफ होंगे। तो इमरान खान का यही है कि जो मेरे साथ है वो ठीक है, वो मुहिब्बे वतन है, और जो मेरे खिलाफ है वो गद्दार है। जो सहाफी मेरे साथ है वो मुहिब्बे सहाफी
सहाफी है, जो सहाफी मेरे खिलाफ लिखेगा वो बिकाऊ है और लिफाफा है। आप ये तक देखें कि पाकिस्तान के परचम से ऊपर अपने पार्टी के परचम को लगा रहे हैं, और कहीं पे भी आपको वो नजर आते हैं कि वो बात कि जी मैं पाकिस्तान मुझसे बेहतर है, या पार्लियामान सुप्रीम है, या आइन मोतबर है। नहीं, उनकी बात मैं से शुरू होती है, मैं पे खत्म होती है। तो वो तो तकसीम पहले दिन से ही तकसीम का नजरिया लेके आए हुए, इंतशार का नजरिया लेके आए हुए। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज 14 अगस्त है या हम अपनी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। वो आज भी जब तकरीर करेंगे, तकसीम करने की बात करेंगे, वो यही कहेंगे कि ये चोर, ये डाकू, ये मेरे खिलाफ हैं, और मैं आया तो मैं आपको बताऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगा नजरिया पाकिस्तान क्या था, मैं आपको बताऊंगा गुलामी से कैसे निकलना है। तो उनकी सियासत तकसीम की सियासत है। आज के जलसे से या आज की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू से ही उनकी सियासत की बुनियाद यही। ठीक है आगा साहब, आपका जवाब क्या होगा? और बराए मेहरबानी, क्योंकि वक्फा भी लेना है और कम भी वक्त है, तो 2 मिनट के अंदर अपना जवाब। मैं आपको 2 सेकंड में दे देता हूँ। ये एक डिवीजन की कोशिश है। सही नहीं, आप 2 मिनट बोल सकते हैं। नहीं, वो आप लाहौर चले जाए। ठीक, आप बोलिएगा प्लीज, आप अपना वक्त तो लीजिए। देखिए, बात ये है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि 14 अगस्त होता है, 6 सितंबर होता है, 23 मार्च होता है, मुझे याद है कि पॉलिटिकल पार्टी जलसे करती थी, लेकिन फिर हमने ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई, कम से कम 14 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए। और मुझे बहुत दुख है इस बात के ऊपर। मैं ये दुख का इजहार बाकायदा कर रहा हूँ कि जो हमारी यानी कि PMLQ की लीडरशिप है वो इसको कैसे बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि PMLQ की भी लीडरशिप की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में मौजूद है। और जो परवेज इलाही साहब है, जो चीफ मिनिस्टर है, उनको भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के झंडे क्यों उतारे जा रहे हैं PTI के झंडों के लिए, और एक बहुत सीरियस इशू है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि कि आपके प्रोग्राम से PMLQ की लीडरशिप को कि उनको इंट्रा पार्टी इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए। ठीक है आजम साहब, आप भी अपना जवाब 2 मिनट में दीजिएगा। आपका जवाब हाँ में है या ना में? जी देखिए, जलसे करना हर सियासी पार्टी का जमहूरी और उनका आईनी हक है, उसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। एतराज़ वाली बात सिर्फ यह है कि आप अगर 14 अगस्त के दिन, जब यौम यकजहती जिसको हम मनाते हैं, उस दिन भी अगर आप तज़ाद की बात करेंगे, तकसीम की बात करेंगे, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त और मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब बात है। क्योंकि इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि सारे इकट्ठे होकर इसको आगे लेके चलें और इसकी मुश्किलात आसान की जाए। और अगर खान साहब आज भी इसमें नफाक की बात करेंगे तो वो इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। ठीक है, सजाद साहब आपका जवाब? मैं सुलंगी साहब को कॉम्प्लीमेंट करूंगा। उन्होंने ठीक कहा कि क्या इमरान खान ने नया कब्जा कर लिया है या नया मुल्क फतह कर लिया है। तो इमरान खान का यही कहना है कि जी आज़ादी का मतलब मैं अब समझा रहा हूँ, इससे पहले हम आज़ाद नहीं थे, इसीलिए वो हर चीज़ को आज़ादी मार्च, आज़ादी जलसा, आज़ादी के साथ जोड़ते हैं। उनका ख्याल था कि पिछले 75 साल हमने गुलामी में गुजार दिए, अब वो कोई आज़ादी का एक नई चीज़ देंगे। तो वो इसीलिए पाकिस्तान का झंडा गिराया गया है और उनका झंडा जो है PTI का वो ऊपर लहराया गया है। ये तो बात यहाँ तक है। लेकिन आगा इकरार ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीगी बैकग्राउंड के हैं, वो इनको समझाएं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने साफ कह दिया है कि वो पार्टी के चेयरमैन हैं, मैं उनको समझा नहीं सकता, जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। लिहाजा वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान जब तक PTI की पंजाब में गवर्नमेंट है, चौधरी परवेज़ इलाही उनको डिक्टेट नहीं कर सकते, ना समझा सकते। ठीक है सजाद साहब, नाज़रीन तमाम एक्सपर्ट्स के जवाबात आपने सुने हैं और काफ़ी डिटेल से जवाबात दिए हैं हमारे प्रोग्राम बाखबर में। छोटी सी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। जो पाकिस्तान है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान था, कायदे आज़म का पाकिस्तान है और ता क़यामत कायदे आज़म का पाकिस्तान रहेगा। हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं पाकिस्तान की, और इसी हवाले से हमारा आज का आखिरी और तीसरा सवाल ही है। सवाल कुछ इस तरह से है कि आज़ादी के 75 साल क्या हम पाकिस्तान को बानियाने वतन के ख्वाबों के मुताबिक बना पाए या नहीं? मुदर साहब, आपसे सवाल है, हाँ में जवाब देंगे? हाँ में जवाब मेरा नहीं में है। जो बदकिस्मत तारीख है इस मुल्क की, उसमें आप ये देखें कि 75 साल पहले 11 अगस्त
1947 को जब पहली दस्तूर साज असम्बली से खिताब किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो 26 साल लगे जब पहला आइन आया। उसके बाद आप ये देखें कि वो 1973 में आइन आया तो 4 साल बाद मार्शल लॉ लग गया, फिर 11 साल मार्शल लॉ। उसके बाद आप देखें कि 90 की दिहाई में जिस तरह की लूली लंगड़ी जमहूरियत रही है, तो सियासी महाज पे भी मुआशी हवाले से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ताकत बनना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें कि हम 23 बार जो है वो IMF के पास जा रहे हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी रैंकिंग दुनिया के रैंकिंग से देख लें। तालीम में दुनिया में उन मुल्कों में हम शुमार होते हैं जो सबसे कम पैसे खर्च करते हैं, 1.7%। तो जो आदर्श थे जिसके लिए पाकिस्तान बना था कि यहाँ की जो अवाम है वो बहुत खुशहाल होगी और ये एक रोशन ख्याल ताकतवर जमहूरी मुल्क होगा, हम उससे अभी भी बहुत दूर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मायूस हो जाए, हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी चाहिए। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं होगी कि हम कहें कि जो आदर्श हमारे कायदीन ने जिसके लिए मुल्क बनाया था वो हम हासिल कर चुके हैं। ठीक है शनीला साहिबा, 14 अगस्त 1947 को ये पाक वतन मार्ज़ वजूद में आया था और बानियाने पाकिस्तान के ख्वाब को हम पूरा कर पाए या नहीं, जवाब कैसे देंगी, हाँ में या ना में? जी, जवाब तो मेरा ना में है। और जो लाखों लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी थी और जो ख्वाब देख के वो जिस पाकिस्तान के लिए आए थे वो तो अभी तक हम हासिल नहीं कर सके। शायद आगे जाके हमारी जब आवाम में शऊर आएगा और उनको मालूम होगा कि हम अपने हुकूक कैसे हासिल कर सकते, तो शायद ये पाकिस्तान हमारा तब्दील होना शुरू हो जाए और वैसा पाकिस्तान बन जाए जैसा कि कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था या उन लोगों ने जो कुर्बानियां देके इस मुल्क के अंदर आए थे। ये पाकिस्तान अभी तक नजरिया जरूरत के ऊपर चल रहा है। अगर पहली दफा नजरिया जरूरत देने वाले फैसले को ना माना जाता या आइन को मुअत्तल करने वाले को सजा मिलती तो आज इस पाकिस्तान का ये हाल ना होता। अगर यहाँ पे वो पाकिस्तान चल रहा होता कि जहाँ पे अवाम जो फैसला करती वही लोग इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करते, तो शायद पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। शायद यहाँ पे अगर आमरीत ना आती 10-10 साल के लिए तो शायद ये पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। शायद यहाँ पे अगर इमरान जैसे लीडरान को पाला ना जाता जो कि अवाम में नफरत और इंतशार पैदा कर रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। शायद जो हमारे जो वजीर आजम है जो मुंतखब होकर आते हैं उनको बेटे से तनख्वाह लेने पर नाअहल ना किया जाता तो शायद ये पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। शायद मुंतखब वजीर आजम को फांसी ना दी जाती तो शायद ये पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। शायद मुंतखब वजीर आजम को दिन दिहाड़े कत्ल ना किया जाता तो ये पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। लेकिन अभी ये वो पाकिस्तान हमने हासिल नहीं किया जिसका हमने ख्वाब देखा था। वेरी गुड शनीला साहिबा। इकरार साहब, आप क्या कहेंगे, क्या कमी रह गई है, कोताही क्या रह गई है, वजूहात क्या हो गई हैं? कोताही यही रह गई है कि हमने जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कायद की तकरीर थी ना उसको कभी अहमियत दी, ना कायद के जो बयानात थे उनको कोई अहमियत दी, ना कायद ने जो एक पाकिस्तान के लिए एक विजन लिया था उसको भी हमने कोई अहमियत नहीं दी। और उसके बाद जो हमने फिर करारदाद मकासद जो बनाई जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको एज ए प्रीएम्बल डाला, उसके बीच में हमने बहुत ज्यादा अप से डाउन डिसीजंस दिए। सही ऐसे डिसीजंस दिए कि उस जमाने के जो मशरकी पाकिस्तान के हमारे जो लोग थे जिन्होंने, आप एक बात ज़हन में रखिएगा, मगरबी पाकिस्तान के वोट पाकिस्तान के लिए उतने नहीं थे जितने हमें उस जमाने के मशरकी पाकिस्तान से मिले थे। सही। हमने करारदाद मकासद में कुछ चीजें ऐसी डाली कि हमने उनको दिल से दुखी कर दिया। सही। और फिर वो हमारे पे वो पड़ी गई। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रीएम्बल के तौर पर डालनी पड़ी। सही। वो सुबह नहीं जिसका इंतजार था। सही। इसमें तो कोई शक नहीं है। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हमारे पास वे आउट आज भी यही है कि खुदा के वास्ते कायद की जो तकरीर है लेजिस्लेटिव असेंबली की उसे अपने सिलेबस 5वीं से लेकर 12वीं तक एज ए कंपलसरी डाला जाए, या उर्दू में डाल दें या आप पाकिस्तान स्टडी में डाल दें या किसी जगह पे डाल दें, उसको डाल दें। लेकिन क्योंकि उसमें बार बार लफ्ज पार्लियामेंट इस्तेमाल किया गया हुआ है, बार बार लफ्ज जमहूरियत इस्तेमाल किया गया हुआ है, इसीलिए उस स्पीच को भी एक खास, यानी कि आप कहते 50 साल डब्बे में बंद करके रखा गया हुआ है। सही। क्योंकि वो स्पीच तो साफ कहती है कि वोट का हक है, वो साफ कहती है कि पार्लियामान की इज्जत होगी, वो साफ कहती है जमहूरियत हमें जो सॉवरन मुल्क देगी। लेकिन इससे पहले जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है कि जहां प्रॉब्लम है वो ये है कि आज तक हमारी जमहूरियत लड़ रही है
और मैं फिर आखिर में ये कहूँगा कि जब भी मैं महसूस करता हूँ कि ओ जमहूरियत नजर आ रही है मुझे फिर लगता है कि मैं स्मोक स्क्रीन के पीछे खड़ा हूँ। सही है। आजम साहब, आपको क्या यही लगता है कि आईन और कानून की बालादस्ती पीछे रह गई है, इस वजह से हम वो पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाए जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा? मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हम सब लोगों के दिलों की तर्जमानी की है और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। देखें, आज हम 75 साल के जो हम मना रहे हैं आज़ादी, देखें काश हम जमहूरियत की 75 साल आज़ादी की तकरीबात भी साथ मना रहे होते। हमने जो कायदे आज़म का ख्वाब था, जो कायदे आज़म के फरमुदात थे, जो करारदाद पाकिस्तान थी, हमने तो उस पर अमल ही नहीं किया। हमने उस जमहूरियत के सम्राट नीचे ग्रास रूट लेवल तक जहां तक पहुंचने चाहिए था वहां तक पहुंचते हुए देखे ही नहीं है अभी तक। और सबसे बड़ी बात वो सोलंकी साहब पहले कर चुके हैं, तालीम। हम तालीम में कहाँ खड़े हैं? हमने आगे बढ़ने नहीं दिया अपने मुल्क को, ना जमहूरियत को पनपने दिया, ना पार्लियामेंट को मजबूत होने दिया। और इसी की वजह से आज हम इतने मसाइल में घिरे हुए हैं। मैं क्योंकि मैं पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ, मैं उस घराने से तल्लुक़ रखता हूँ जो हिजरत करके भारत से पाकिस्तान आए थे। और हम मेरे बुजुर्ग अभी भी बहुत सारे हयात हैं, वो बात करते हैं, आज़ादी की जो कदर कीमत हमें वो बताते हैं, हमें उसकी समझ ही नहीं है। उनके मुंह से सुन के हमें अंदाज़ा होता है कि आज़ादी की कौन सी नेमत है, इसकी कदर कीमत क्या है। लेकिन हमें, हमारी कौम को, हमारे बच्चों को तो उसके सम्राट अभी तक मिले ही नहीं है। आज भी टाइम है, अगर हम उन फरमुदात और उन चीज़ों पर अमल दरामद शुरू करें, शायद पाकिस्तान अपनी सही डायरेक्शन पर और सही मुकाम पर पहुंच पाए। ठीक है सजाद साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि तालीम के शोबे में कमी रह गई है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाया उस तरह से जिस तरह से करनी चाहिए? नहीं, खैर मैं तो बेशुमार पढ़े लिखे जाहलों से भी मिलता हूँ। ये आजकल जो यूथ का बल्क है, ये जो पल्ज ऑफ यूथ है, ये क्या है? सारे पढ़े लिखे लोग हैं। असल बात क्या है? असल बात यह है कि हमारे मुल्क को कायदे आज़म के अफकार या बानियान पाकिस्तान के अफकार या उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक क्यों नहीं चलाया गया? क्योंकि कायदे आज़म के इंतकाल के बाद मुल्क जो था वो इंटरनेशनल पावर्स की ज़रूरतों के मुताबिक चलाया गया। कभी हमें इस्लामी बना दिया गया ज़ियाउल हक के टाइम पे, और कभी जनरल मुशर्रफ के टाइम पे हमें रोशन ख्याल बना दिया गया। तो बेसिकली एक आलमी सियासत की रौ में बहती हुई ये कौम और ये मुल्क है जिसमें जमहूरियत जो थी वो पहले 30 साल हमें जमहूरियत नहीं मिली। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बाद भी 20 साल का ब्रेकडाउन आपने देखा ज़ियाउल हक और मुशर्रफ साहब के टाइम का, और जो अभी बाकी टाइम है उसमें भी आप देख लें कि क्या खेल तमाशा हो रहा है। तो बेसिकली हम अपनी आज़ादी, जो भी आज़ादी हमें मिली थी, उसको हमने दूसरे आलमी पावर्स की जो सर्द जंग थी या सर्द जंग के बाद के जो हालात थे उसके आगे सरेंडर कर दिया। और जब दुनिया को हमारी ज़रूरत नहीं रहती उसके बाद हम फिर सोचते हैं कि हमने क्या करना है, और फिर जब कोई टास्क मिलता है तो फिर हम उस तरफ हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें शनाख्त का जो क्राइसिस है ना, जो आगा इकरार हारून ने कहा, कायदे आज़म की वो तकरीर जो हमें शनाख्त देती थी, हमने उसको अपनी शनाख्त को मसक किया हुआ है। अल्लाह करे कि हम कोई बेहतर आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें, उम्मीद ही की जानी चाहिए। ठीक है सजाद साहब, आपका जवाब भी मौसूल हो चुका है। नाज़रीन, इन 75 सालों में मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि ख़वातीन जो कि पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा की नुमाइंदगी करती हैं, उनको उनका हक देना चाहिए तालीम में और नौकरियों में, ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके। ये मेरा एक ज़ाती पैगाम था। तमाम एक्सपर्ट्स का, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, शनीला अम्मार साहिबा, आगा इकरार हारून साहब, सजाद साहब और आज़म चौधरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के बाखबर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।